नमस्कार साथियों। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे हेमचंद्र को, जिनका परिचय कहाँ दिया है, आदिकाल के प्रकरण 2 में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हेमचंद्र का परिचय किस प्रकरण में दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि इनका परिचय कहाँ पर दिया गया है, उसका नाम क्या है, अपभ्रंश काव्य। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। कौन है ये, कहाँ रहते हैं। इनका संबंध देखिए गुजरात से है। गुजरात से संबंध है हेमचंद्र का। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। जैसे कि हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि जितने भी जो कवि वगैरह हुए हैं, उनके कोई ना कोई आश्रयदाता हैं, कहीं ना कहीं वो सभा में कवि हैं। तो फिर क्या है, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हेमचंद्र कौन है। तो वो क्या है, प्रसिद्ध जैन आचार्य। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, इस ग्रंथ का आपको नाम अंडरलाइन करना है, ये याद भी करना है। और यहाँ से आपको ये भी याद करना है कि ये कैसा ग्रंथ है। तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, किसके समय में बनाया गया है, तो ये सिद्धराज के समय में बनाया गया है। यहीं से भी देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, और एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ, 4-5 क्वेश्चन आपको 3-4 लाइनों में ही बन जा रहे हैं। फिर देखिए फिर क्या कह रहे हैं ये, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। किसमें, इस ग्रंथ में। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। अब जो यहाँ पे ये दोहे दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, भला हुआ जो मारिया बहिरी महरा कंतु लजेंज टू वह सिहड़ू जय भग्गा घरु एंतु। तो आपको इन पंक्तियों को देखना, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज टफ है, इसलिए 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, हेमचंद्र की। और ये पंक्तियाँ प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ये तो बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये कि मोस्टली पूछी गई है। हो सकता हो इस बार ऐसी वाली आ जाए, ये आ जाए। तो आपको ये कितनी है, 1 2 3 4 जो दे रखे हैं इन्होंने दोहे, ये आपको याद करने हैं। फिर इसको मैं नहीं पढ़ती हूँ, फिर इसमें भी टाइम वेस्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वश्रय काव्य की भी रचना की है। तो यहाँ क्या बता रहे, एक रचना ये भी है। देखिए, द्वश्रय जो काव्य है, इसकी भी रचना किसने करी है, हेमचंद्र ने करी हुई है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। तो कुमारपाल जो चरित रचना है, ये भी किसकी है, हेमचंद्र की है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। तो हमने ये पूरे पैराग्राफ में क्या सीखा है कि हेमचंद्र जो थे वो कहाँ से संबंधित हैं, गुजरात से संबंधित हैं। और किसके सभा में थे, ये सोलंकी राजा सिद्धराज और जयसिंह के और उनके भतीजे कुमारपाल के। और ये क्या थे, ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम क्या था, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। और किसके समय में लिखा है, तो ये सिद्धराज के समय में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया हुआ है। और ये जो उदाहरण दे रखे हैं, ये उन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, ये देखिए कि इन्होंने क्या लिखा, एक ये ग्रंथ लिखा है, द्वश्रय काव्य लिखा है। उसके अंतर्गत एक और है जो कुमारपाल चरित, ये भी हेमचंद्र की रचना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कैसा काव्य है, तो ये प्राकृत काव्य है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, सोमप्रभ सूरि के बारे में। देखिए ये कौन है, देखिए ये भी एक जैन पंडित थे। ठीक है, ये भी हमारे हेमचंद्र भी जैन आचार्य हैं और ये भी एक जैन पंडित हैं ये। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सोमप्रभ सूरि को जैन पंडित किसने कहा है, तो क्या आंसर होगा आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इन्होंने 1241 में क्या लिखा है, कुमारपाल प्रतिबोध। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कुमारपाल चरित है और यहाँ पर क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध। देखिए मैंने इसको कैसे याद किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी चा नहीं है, देखिए कुमारपाल प्रतिबोध, और यहाँ पर क्या है, कुमारपाल चरित। तो मैं जो बता रही हूँ, देखिए यहाँ चा है और हेमचंद्र में भी चा है ना, हेमचंद्र के नाम में भी देखिए चा है। तो मैंने ये कर लिया था कि जिसमें चा होगा वो वाला हेमचंद्र की रचना है, और जो दूसरी वाली रचना है कुमारपाल
प्रतिबोध वो सोमप्रभ सूरी की है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि ये रचना किसकी है, और फिर ऑप्शन में सोमप्रभ सूरी का नाम भी होगा और हेमचंद्र का भी नाम होगा। और अगर आपने इसको क्लियर करके नहीं रखा होगा तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिसमें चा है वो मैंने जैसे याद किया है हेमचंद्र का है, और जिसमें चा नहीं है वो किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो है कैसा ग्रंथ, देखते हैं। ये ग्रंथ है नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है। ये कुमार पाल प्रतिबोध एक कैसा है, गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि ये कैसा ग्रंथ है, तो उसमें दे देंगे ऑप्शन में गद्य में, पद में, ऐसा करके देंगे, या फिर दे देंगे थर्ड ऑप्शन गद्य पद में। तो आपको क्या टिक करना है, गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है ये, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। अब इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, अगर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि कुमार पाल प्रतिबोध में किसका वर्णन किया गया है, तो बताया इन्होंने कि जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं हैं इसमें। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों, देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हुए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं, देखिए पढ़ते हैं क्या है ये। रावण जायो जही दिहि दह मोह एक शरीरु, चिंता चिंता वीत यही जड़ड़ी कवड़ु पिया व खीरू। इसका देखिए यहाँ पे अर्थ भी दे रखा है, तो देखिए अर्थ तो दे रखा है, तो इसको मतलब कि इसको पढ़ने का टाइम वेस्ट ही करें। इसको आप पढ़िएगा, फिर इसका ये मीनिंग पढ़िएगा, फिर इसको पढ़िएगा, इसका ये अर्थ पढ़िएगा। तो ये पढ़ करके इसका अर्थ पढ़ेंगे, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर आज हम जैनाचार, देखिए टाइम हो ही गया है, 7 मिनट की वीडियो हो गई है, चलिए इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग, ठीक है, इन्होंने, इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने संवत 1300, ये क्या लिखा हुआ है, 61, हाँ 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। ये वाली जो रचना है कितनी बार पूछी गई है, आप देखेंगे ना, प्रबंध चिंतामणि किसकी है, ऐसे आ जाता है, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा कि मेरुतुंग ने कौन सी रचना लिखी है। तो हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, जैनाचार्य। ये भी जैनाचार्य हैं। अभी हमने 2 जैनाचार्यों के बारे में पढ़ा था, एक पीछे एक पंडित थे, कौन थे वो, सोमप्रभ, और एक जो आचार्य थे वो कौन थे, हेमचंद। अब ये तीसरे हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी रचना का नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ है, जो किस ढंग पे बनाया गया है, भोज प्रबंध के ढंग का बनाया हुआ है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए हैं। अब ये इसकी विषय वस्तु है, आपको ये भी याद रखना है कि प्रबंध चिंतामणि में आखिर लिखा क्या गया है। तो क्या लिखा गया है इसके अंतर्गत, इसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। ठीक है, इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि उसमें जो ग्रंथ दे रखे हैं वो पहले के भी हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, और मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो ग्रंथ में जो भी दोहे दे रखे हैं उनके अनुसार है कि कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, और मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत से पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की, अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि मुंज ने किस देश पर चढ़ाई करी, 4-5 ऑप्शन दे देंगे और उसमें तेलंग भी होगा। तो आपको जब ये याद रहेगा कि आपने पढ़ा हुआ है तो आप तेलंग पर टिक कर लेंगे। तो किस देश पर चढ़ाई करी थी, तेलंग देश पर चढ़ाई की थी। जब वहाँ के राजा तैलब ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलब की बहन, कौन सी बहन, बहन का नाम क्या है, मृणालवती से प्रेम हो गया। बताइए, जिसको बंदी बना के ले गए हैं वहीं पर उनका प्रेम प्रसंग हो गया। अजीब है भाई। अब इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली टुट्टी की ना मुँह, किम ना हुड़ो छरपुंज, हिंदई दोरी
बांधियो जिम मकड़ तिम मुंज। वाह, मतलब क्या लिखा है देखिए, इसका अर्थ पढ़िए जरा। टूटी पड़ी हुई आग से क्यों ना मारा, छार पुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर घूमता है वैसा मुंज। मतलब जिसको बंदी बना के कहीं कोई ले जा रहा है और वहाँ पे जो उनकी सिस्टर है उनको उनसे प्यार हो जाता है, ये स्टोरी मतलब है। इसको आप देख लीजिएगा। और इसके ये वाले जो है ये आप पढ़ के इसका अर्थ साफ साफ लिखा ही हुआ है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक जिनके पास नहीं है वो ये बुक खरीद लें, क्योंकि इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं जनाचार अभी इनका है, इनके बारे में, फिर यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सारे आप जितने भी दोहे हैं इस क्लास के बाद अपनी बुक से इसको रिपीट करिएगा, क्योंकि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आप बहुत शांति से चीज़ों को समझ रहे हैं। जहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, तो फिर आप बस कंप्लीट करना है, कैसे फिनिश करना है, इसमें ही लग जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं और विद्याधर को हम कल पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो टॉपिक है हमारा प्रकरण जो 2 है, इसमें पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम उसको पढ़ लेंगे, जो फिर रह जाएगा उसको फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए कहाँ तक गया, ये प्रकरण 3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कल शाम को मैं फिर से क्लास डालूंगी।